फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम RSCIT बेस्ड कुछ टॉपिक्स कवर करते हैं। जैसा कि RSCIT का एग्ज़ाम आपका जल्द ही होने वाला है, उसी के लिए आज की वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी संभावना है आपके RSCIT के एग्ज़ाम्स में आने की, कि आप अगर इन्हें देखें और साथ ही रिविज़न करें सभी का, तो ये क्वेश्चन आपके RSCIT के होने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको ओ लेवल और RSCIT दोनों से रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे। RSCIT की पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें कि RSCIT का जो भी कोर्स कंटेंट है वो सारा अपलोड किया गया है। तो आप अपनी नॉलेज, अगर आप घर से RSCIT करना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप यहाँ से अपनी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सा डिजिटल कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और साथ ही आपको ऑप्शन दिए गए, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। तो आप लोगों को पता है कि डिजिटल कंप्यूटर्स का हिस्सा कौन से कंप्यूटर्स हैं, तो उनमें से यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो रहेगा, आप जानते हैं परम सुपर कंप्यूटर है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी फंक्शन कीज इन कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो आपके ऑप्शन है 14, 9, 12 एंड 10। तो आप जानते हैं आपके कीबोर्ड में फंक्शन कीज होती है 12, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रोम। इनमें से कौन सा रोम का टाइप नहीं है। पी रोम, ईपी रोम, फ्लैश मेमोरी या नन ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं, विच वन इज द टाइप ऑफ इनपुट, विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। देखिए एग्जाम में भी आपको ध्यान रखना है कि नॉट बोल रहा है या ये बोल रहा है कि कौन सी है ना। यहाँ पे नहीं लिखा गया है कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइसेस, इनमें से कौन सी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये आपको रिकॉग्नाइज करवाना होगा, ये आपको पहचानना होगा कि कौन सी आपके इनपुट डिवाइस है और कौन सी आपको आउटपुट डिवाइस है। ये मान लीजिए RSCIT के एग्जाम्स में या ऐसे ही जो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, इनमें डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया है विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस की टाइप नहीं है। कीबोर्ड आप जानते हैं इनपुट डिवाइस का टाइप है, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस का टाइप है, MICR हमारा इनपुट डिवाइस का टाइप है, बट प्रिंटर क्या है, हमारा एक आउटपुट डिवाइस, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट फॉर की, शॉर्टकट की फॉर रीनेम ऑफ फाइल और फोल्डर। अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं, उसका नेम चेंज करना चाहते हैं, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, RSCIT के पर्पज से काफी बार पूछा भी गया है और बेहद सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को आता होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा F2 होगा, यानी F2 अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल या फोल्डर का रीनेम, उसका वापस नाम चेंज कर सकते हैं। कंटिन्यू करते इसे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DVD। DVD की फुल फॉर्म यहाँ पे आपसे पूछी गई है कि कौन सा है, इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बेहद सिंपल है, जो कि आपके RSCIT के एग्जाम्स में आते हैं। तो आपको इनके सबके बारे में बहुत ही अच्छे से देखना होगा, इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपको मिले उन्हें भी आपको कवर करना होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया DVD की फुल फॉर्म क्या है। डेटा एंड वीडियो डिस्क, नो। डिवाइस वेंडर डिस्क्रिप्शन, नो। डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल एंड विजुअल डिजाइन, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डिजिटल वीडियो डिस्क। कई बार यहाँ पे आता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो वो भी ऑप्शन अगर आपके पास हो तो आप उसे भी सही कर सकते हैं। यहाँ पे दो हो सकते हैं DVD का, डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये इसके ऑप्शन होते हैं। तो आपका जो भी ऑप्शन हो वो आपको ध्यान से देखना है, या तो DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क होगा या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होगा। इन दोनों में से आपको सेलेक्ट करना है। इन दोनों में से हमारे पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन है C, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML की फुल फॉर्म क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्क्ड लैंग्वेज, हाइपर लिंक मार्क्ड लैंग्वेज, हाइपर ट्रांसमिटिंग मशीन लैंग्वेज। तो आप सभी जानते हैं, अगर आपने RSCIT का अच्छे से रिवीजन करा है कोर्स का, तो आपको पता है HTML की फुल फॉर्म होगी आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मोडेम। मोडेम की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। मोडेम का वर्क क्या है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना हमारे मोडेम का वर्क होता है, ठीक है। अब ये टेलीफोन लाइन्स के थ्रू कनेक्टेड होता है, ये तो मैंने सिंपल सी नॉलेज दी थी अब आपको बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। जब मैंने अपने RSCIT का सिलेबस कवर करा था, मैंने आपको इसका बताया था कि मोडेम दो वर्ड से मिलकर बनता है, एक तो MO और एक DEM, यानी MO यानी मॉड्यूलेटर,
DEM यानी डीमॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में ये दोनों वर्ड्स दिख रहे हैं, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फेडरेशन, नो। वायरलेस फॉर इंटरनेट, नो। वायरलेस फिडेलिटी या वायरलेस इंटरनेट? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी आपकी वाईफाई की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी। बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? जैसा कि हम जानते हैं ईमेल्स में हमारा बीसीसी एंड सीसी का यूज किया जाता है, तो ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। और ईमेल के जो भी ऑप्शंस हैं हमारे की, जैसे थ्रैश क्या होता है, स्पैम क्या होता है, स्पैम फोल्डर्स कौन से होता है, आउटबॉक्स क्या करता है, इनबॉक्स में कौन से हमारे मेल्स होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके RSCIT के एग्जाम से पूछी जाने, यानी ईमेल से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन तो आपको आपके एग्जाम में ईमेल से रिलेटेड देखने को मिल ही जाता है। तो जैसे सीसी की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, उसी तरह बीसीसी की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। आपको इन दोनों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सीसी यानी कार्बन कॉपी, बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आता है आपका, जनधन अकाउंट की शुरुआत कब हुई? जो आपके RSCIT के सिलेबस में कुछ स्कीम्स ऐड हुई है, तो उसमें यहाँ पे बताया गया है कि जनधन अकाउंट की शुरुआत कब हुई। और ये क्वेश्चंस आपके RSCIT के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोर्स में काफ़ी आपके क्या किया गया है, स्कीम्स को ऐड किया गया है। तो आप लोगों को ये स्कीम्स और कब लॉन्च हुई है, किस स्कीम्स का क्या यूज़ है, ये भी पता होना चाहिए। तो जनधन अकाउंट आपकी कब शुरुआत की गई थी? अगस्त 2014 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। नेक्स्ट, मेन वेबसाइट फॉर राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान गवर्नमेंट की मेन वेबसाइट क्या है? जैसा कि ये RSCIT का जो कोर्स है बेसिकली राजस्थान की जो सिटीजन्स है उनके लिए है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि जो राजस्थान गवर्नमेंट की मेन वेबसाइट है, जिस पर आप जाके अपने राजस्थान गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल वर्क्स करना चाहते हैं वहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मेन आपकी वेबसाइट है उसका एड्रेस क्या है? http://www.rajasthana.gov.in, नो। https://www.rajasthan.gov.in, https://www.rajasthan.government.gov.in या www.gov.rajasthan.co.in। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि राजस्थान गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल मेन वेबसाइट है वो कौन सी है। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे https भी है, www भी है। यहाँ पे हमारी स्पेलिंग एकदम सही है, जैसे कि ऊपर ए कर दिया था हमने। rajasthan.gov आप जानते हैं डोमेन नेम है किसका? गवर्नमेंट का। .in यानी इंडिया, इंडिया की वेबसाइट है राजस्थान की गवर्नमेंट की। तो ये पूरा एड्रेस होता है, ये इसकी मेन वेबसाइट होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि https://www.rajasthan.gov.in। ये वेबसाइट आपको याद रखनी होगी क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट। नेक्स्ट, विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल वॉलेट? इनमें से कौन सा आपका मोबाइल वॉलेट का एग्जाम्पल है? ये जो आपके वॉलेट से रिलेटेड या ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड जो चैप्टर है बेहद सिंपल है और काफ़ी यूजफुल है। और इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं ताकि आप अपने स्कोरिंग कर सके आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे एक सिंपल सा पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल आपके मोबाइल वॉलेट का है? क्रेडिट कार्ड आप जानते हैं हमारी प्लास्टिक मनी में आता है। ऐसी जो भी हमारे कार्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम पेमेंट हम कार्ड्स के थ्रू करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्लास्टिक मनी कहलाते हैं। ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड में आपके सामने पैसा नहीं होता बट आप उस कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो वो क्या कहला रहा है? आपका प्लास्टिक मनी कहला रहा है। इसी तरह डेबिट कार्ड भी आपका प्लास्टिक मनी है। नेट बैंकिंग हमारा ऑनलाइन, हम अगर किसी का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं किसी तरह का, तो वो हमारा नेट बैंकिंग में आ जाता है। नेटवर्क के थ्रू अगर आप बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो। अब स्टेट बैंक बड़ी, ये क्या है? हमारा मोबाइल वॉलेट है। यानी जैसे आपके पेटीएम होते हैं और आपके फोन पे होते हैं, गूगल पे होते हैं, जीपे होते हैं, तो ये सभी किसमें आ जाता है? आपके मोबाइल वॉलेट के अकॉर्डिंग आ जाता है। आप इनमें अपना पैसा रख भी सकते हैं, इनके थ्रू ट्रांसफर भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इनका जब भी आपकी रिक्वायरमेंट रहे। तो जो भी आप मोबाइल के थ्रू पेमेंट करते हैं किसी तरीके का, तो वो किस में आ जाता है? आपके मोबाइल वॉलेट के अंडर में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, स्टेट बैंक बड़ी। क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड आपके प्लास्टिक मनी के अंडर में आते हैं। रुपए कार्ड भी आपका प्लास्टिक मनी के अंडर में आता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि रुपए कार्ड किसने लॉन्च किया है और कौन उसको मेंटेन करता है और कब लॉन्च किया गया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है RSCIT के पर्पज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ UPI। केवल UPI नहीं, UPI के अलावा आप USSD ले लीजिए, आप इसी तरह आधार इनेबल्ड जो आपकी ट्रांसफर की सर्विस होती है उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। UPI का जैसा आज के ज़माने में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, किसी तरह का ट्रांसफर करने के लिए हम UPI ID के थ्रू बहुत ही जल्दी स्मूथली हमारे UPI जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे जीपे है वो
यूपीआई प्लेटफॉर्म है ना, हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं मनी। अगर हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, एक पेमेंट मेथड मिल जाता है, हमें एक इंटरफेस मिल जाता है जिसके थ्रू हम इजीली किसी भी पर्सन को घर बैठे कहीं भी बैठे इजी वे में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूपीआई की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, अनस्ट्रक्चर्ड पेड इंटरफेस, नो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अनइंटरप्टेबल पावर इंस्ट्रूमेंट, या यूनिवर्सल पब्लिक इंटरफेस। नहीं, यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यानी यूपीआई की फुल फॉर्म क्या हो गई आपकी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि इंपॉर्टेंट है। यूएसएसडी की फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, यूपीआई की तो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, यूएसएसडी की जो फुल फॉर्म है, वो जो भी ये वीडियो देखे उन्हें कमेंट में मुझे बताना है कि यूएसएसडी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजोन से शॉपिंग करना कौन से ई कॉमर्स की कैटेगरी में आता है। ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी आपके ऑप्शंस है, चाहे C2C हो गया, C2E हो गया, B2C हो गया, B2B हो गया, या इसी तरह C2C हो गया, जो भी है आपके अमेजोन की कैटेगरीज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके RSCIT के पर्पज से, क्योंकि इनमें से किसी भी एक मेथड से आप रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि C2C में कौन ट्रांजेक्शन करते हैं, B2C में कौन कर सकता है, B2B में कौन करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप जानते हैं अमेजोन से बिजनेस के थ्रू होता है, डायरेक्ट किसके पास पहुंचता है, प्रोडक्ट कस्टमर के थ्रू पहुंचता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका B2C, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट, राज ई ज्ञान पोर्टल किस तरह की सेवा प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है ज्ञान मिल रहा है, ठीक है, तो शिक्षा संबंधी होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि राज ई ज्ञान पोर्टल से हमें शिक्षा संबंधी नॉलेज या सेवा प्राप्त होती है। समस्या संबंधी नहीं होगा, रोजगार संबंधी भी नहीं होगा। डॉक्यूमेंट के लिए हमारा एक अलग प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को आपको मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताना है कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसपे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स मैनेज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके हो गए, जैसे यूएसएसडी की फुल फॉर्म और ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने पूछा है वो आपको कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे बताना होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाउड स्टोरेज, इनमें से कौन सा क्लाउड स्टोरेज नहीं है। तो जैसे आप जानते हैं गूगल ड्राइव हमारा क्लाउड स्टोरेज है, यानी वर्चुअली हमारा डेटा कहीं स्टोर रहता है। हार्ड ड्राइव नहीं, ड्रॉप बॉक्स हमारा क्लाउड स्टोरेज का एग्जांपल है। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव इज ऑल्सो अ क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर कौन सा मिला, हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव क्या आपकी क्लाउड स्टोरेज है, नो, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, फेसबुक इज एग्जाम्पल ऑफ, आप सभी फेसबुक का बेहद अच्छे तरीके से यूज करना जानते हैं, तो आपको पता होगा फेसबुक क्या है। ई कॉमर्स नो, एंटरटेनमेंट नो, सोशल नेटवर्किंग या ब्लॉगिंग। अब आप जानते हैं फेसबुक के थ्रू आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर पाते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं, फॉरेन के कहीं के भी किसी भी पर्सन से कनेक्ट हो पाते हैं। तो वो क्या एक तरह से सोशल नेटवर्किंग का आपका एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है कि आप लोगों से सोशली मिल सके, उनसे बात कर सके एक प्लेटफॉर्म के जरिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सोशल नेटवर्किंग का एग्जाम्पल है हमारा फेसबुक। फुल फॉर्म ऑफ एसएसओ, एसएसओ काफी इंपॉर्टेंट है। एसएसओ आई होप आप सभी की बनी होगी, एसएसओ आईडी जिसको बोलते हैं हम। तो एसएसओ के थ्रू क्या मिलता है, हमें एक आईडी दी जाती है जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट के सर्विसेज का केवल एक सिंगल लॉगिन के थ्रू क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट है कि एसएसओ की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, कौन कौन सी सर्विसेज है वो तो आपने रन करके देखी होगी कभी, और जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है एसएसओ की फुल फॉर्म, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, सिंगल साइन ऑन। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है और यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगल साइन ऑन। ऑफ नहीं होगा, सर्विस सॉफ्टवेयर ऑफ नहीं होगा, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, सिंगल साइन ऑन हमारी एसएसओ की फुल फॉर्म होती है। केवल एक सिंगल साइन से ही आपको क्या मिल जाता है, लॉगिन मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, राजधरा किस तरह की सेवा है। जीपीएस से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, जीआईएस से रिलेटेड या नन ऑफ दी अबव। तो राजधरा आपकी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से बेस्ड है, तो यहाँ पे जीआईएस आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नागरिक किस माध्यम से अपनी समस्या दर्ज कर सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो देखिए, एक नॉर्मल सिटीजन होता है, उसको अपनी समस्या जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होने वाले वर्क है, उनकी ग्रीवेंस क्या कर सकता है, वो गवर्नमेंट तक पहुंचा सकता है। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि है आपका राजस्थान संपर्क। तो आप उस संपर्क तक क्या कर सकते हैं, अपनी कोई भी समस्या वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, जल्द ही उनका क्या कर दिया जाता है, रिजोल्यूशन किया जा सकता है। तो एक जो नॉर्मल सिटीजन है वो किन माध्यम से क्या कर सकता है, अपनी समस्या को सरकार तक भेज सकता है ताकि उनका रिजोल्यूशन किया जा सके। या तो कॉल सेंटर के थ्रू कर सकता है, या राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकता है, या फिर ई मित्र कियोस्क के थ्रू कर सकता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी आप इन सभी माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपनी ग्रीवियंस को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, सरकार उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेती है जो भी आपकी समस्या होती है।
इनमें से किस विकल्प के द्वारा एसएसओ के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है फेसबुक, गूगल आईडी, आधार या पैन कार्ड। आप आई होप आप लोगों ने सभी ने एसएसओ पे रजिस्ट्रेशन किया होगा। जब आपने वीडियो देखी होगी तो प्रैक्टिकल करके देखा होगा, तो उसमें आपको पता चला होगा कि फेसबुक के थ्रू आप अपनी एसएसओ आईडी क्रिएट कर सकते हैं, गूगल आईडी यानी आपकी जीमेल आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं, गूगल की जो आईडी होती है उसके थ्रू, आधार कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपको पैन कार्ड का ऑप्शन नहीं मिला होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो रहेगा पैन कार्ड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। इसके थ्रू आप अपनी एसएसओ की आईडी क्रिएट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट ईपीडीएस को संचालित करता है? ईपीडीएस की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करनी है, याद भी करनी है। ठीक है, तो अब ये जो ईपीडीएस है उसे कौन सा डिपार्टमेंट मैनेज करता है? ठीक है, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट करता है? नो। फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट करता है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करता है? या रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट क्या करता है? ईपीडीएस को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, यानी पब्लिक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किस तरह से मैनेज करना है, ये सभी आपका फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी नंबर्स इन आधार कार्ड? बेहद सिंपल, बट कई बार होता है थोड़ा सा नॉलेज को ध्यान में नहीं रखते हुए हमें ये नहीं पता होता कि आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं। आपके 12 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 10 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 12 आपका करेक्ट होएगा। आधार कार्ड में 12 नंबर्स होते हैं। आधार में अपडेशन कितने तरीकों से किया जा सकता है? आप अगर आधार कार्ड में अपडेट करवाना चाहते हैं तो कितने तरीकों से कर सकते हैं? ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन मेथड के थ्रू कर सकते हैं, दोनों के थ्रू कर सकते हैं, या किसी के थ्रू भी नहीं कर सकते। तो अगर आप अपने आधार में किसी भी तरीके का अपडेशन चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मेथड का भी यूज कर सकते हैं और ऑफलाइन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए कौन सा फॉर्म फिल किया जाता है? अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फिल कर रहे हैं तो उसके लिए एक फॉर्म फिल किया जाता है, उसमें सारी डिटेल्स आपकी शो कराई जाती है। तो वो फॉर्म होता है, वो कौन सा फॉर्म होता है? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, आपका फॉर्म नंबर 16 इनकम टैक्स रिटर्न को फिल करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। जीपीएस की फुल फॉर्म जियोग्राफिकल पोजीशन सॉल्यूशन, जियोग्राफिकल पेंटरेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपकी जो जीपीएस की फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट पिक्चर? आपके जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको ऑप्शन दिया जाता है इंसर्ट टैब, उसमें पिक्चर जो आपका ग्रुप होता है उसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? चार्ट होता है? यस। ग्राफ होता है? नो, आप लोगों ने नहीं देखा। क्लिप आर्ट देखा है आपने, वर्ड आर्ट देखा है, बट ग्राफ आपने वहां पे नहीं देखा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन एमएस वर्ड शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस डिलीट इज यूज्ड टू। देखिए, जैसे मैंने अभी ये जो प्रीवियस का क्वेश्चन बताया, आपको पता होना चाहिए किस टैब में कौन सा ऑप्शन होता है। क्लिपबोर्ड क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर्स क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, रीडू अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है, फाइंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, न्यू स्लाइड लेने के लिए, न्यू पेज लेने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए, जो भी शॉर्टकट कीज है वो सारी आपको याद करनी जरूरी है। यहाँ पे एक आपको शॉर्टकट की बताई जा रही है, शिफ्ट प्लस डिलीट इज यूज्ड टू। अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट एंड डिलीट को साथ प्रेस करते हैं तो उसका क्या यूज किया जाता है? डिलीट द सेलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम इन द रिसाइकल बिन। अगर इससे क्या होगा, जैसे आप शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं सेलेक्टेड आइटम, वो रिसाइकल बिन में जाने के बजाय क्या हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा अगर आप इस की को प्रेस करेंगे। या फिर कॉपी दी सेलेक्टेड आइटम, ये कॉपी कैसे हो जाएगा? कॉपी आप जानते हैं कॉपी की शॉर्टकट की कंट्रोल सी, तो ये तो यूज में नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। रीनेम दी सेलेक्टेड फाइल आइटम, रीनेम की शॉर्टकट की मैंने आपको पहले ही बता दी F2 है, तो ये इससे तो हो नहीं रहा। क्रिएट शॉर्टकट टू दी सेलेक्टेड आइटम, सेलेक्टेड आइटम का शॉर्टकट बन जाएगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। होगा क्या शिफ्ट प्लस डिलीट से? अगर आप नॉर्मल डिलीट कर प्रेस बटन प्रेस करते हैं आपके कीबोर्ड से तो क्या होता है, आपका आइटम किस में चल जाता है, रिसाइकल बिन में चल जाता है। आपका जो भी फाइल या फोल्डर है वो किस में चल जाएगी, रिसाइकल बिन में। बट अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करते हैं तो वो फाइल रिसाइकल बिन में ना जाके क्या हो जाएगी, परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, आप उसे वापस रिस्टोर नहीं कर सकते। तो ये होता है आपका शिफ्ट प्लस डिलीट का। इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगी, जैसे आपका पॉइंटर होता है, ठीक है,
एक क्वेश्चन आता है कि अगर पॉइंटर के कर्सर के आप लेफ्ट साइड का रिमूव करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, और कर्सर के राइट साइड का अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। अगर आप नॉर्मल कर्सर यहाँ है और आप इस टेक्स्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल बैक स्पेस प्रेस करते हैं। बट अगर आपका कर्सर यहाँ पे है और आप कर्सर के राइट साइड का टेक्स्ट रिमूव करना चाहते हैं तो आप प्रेस करेंगे डिलीट की, ओनली डिलीट प्रेस करेंगे तो कर्सर जहाँ रखा होगा उसके राइट साइड के जो भी लेटर्स है वो क्या होंगे, धीरे धीरे रिमूव होते जाएंगे। तो ये थे कुछ ऐसे 30 क्वेश्चंस और साथ ही साथ इनके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो मैंने आपको बताया है साथ के साथ वीडियो में, तो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके RSCIT के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी और साथ ही साथ जो भी अभी तक आपने पढ़ा है वो आपका रिकवर भी हुआ होगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस लाने की। तो आज के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।